बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करेंगे। वो इंतहाई अहम मौजू है फ़िल्म मेकिंग के हवाले से, मीडिया, फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से। फ़िल्म एक ऐसा मीडियम है इस पूरे शो बिज़नेस का कि जिसके ज़रिए आप लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, अलग अलग चुभते हुए मौज़ूआत को लोगों के सामने रख सकते हैं। आप मुआशरे के बहुत सारे पहलुओं पे तनक़ीद कर सकते हैं ताकि एक बड़े अच्छे अंदाज़ में, शुगर कोटेड अंदाज़ में आप लोगों को असल चीज़ समझा सकें और उस नुक्ते तक जो है वो उनकी सोच को लेके आ सकें। बहुत सारी जगहों पे, जैसे अभी एक मिसाल देता हूँ आपको मैं। कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान में एक फ़िल्म आई, वो फ़िल्म कौन सी फ़िल्म थी आमिर खान वाली अभी जो आई थी, पीके। यस, एक फ़िल्म आई और उसने तकरीबन पूरी दुनिया में 2 अरब के करीब लोगों को एजुकेट किया। ठीक है, तो वो जो भी एक पैगाम था उस फिल्म का वो लोगों तक पहुंचाया गया। इसी तरह बड़ी बड़ी जो कामयाब फिल्में होती हैं वो इतने बड़े मैसिव लेवल पे वो लोगों को अपना जो मैसेज होता है वो डिलीवर करके जाती है। तो ये तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मगर जो लोग फिल्म मेकिंग से ताल्लुक़ रखते हैं वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, शॉर्ट मूवीज़ जो कि आजकल मोबाइल पे देखी जा सकती हैं। उनके अलग फेस्टिवल्स होते हैं पूरी दुनिया में। उसका तो मकसद ही ख़ास तौर पे ये होता है कि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है, सोसाइटी में उन्हें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर काम किया जाए। तो वो शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हम कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक से और अपने पड़ोसी मुल्क से बहुत पीछे हैं उस हवाले से, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में प्रोडक्शन हमारे यहाँ होती नहीं। इसमें बिज़नेस इन्वॉल्व नहीं होता है, ये सिर्फ 100% आपकी अपनी एफ़र्ट्स होती हैं। कोई ख़ास यहाँ पे बिज़नेस का कोई इस तरह दूसरी फिल्म्स में टिकट्स के साथ या कभी चैनल्स के साथ, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई मीडियम नहीं है। सोशल मीडिया पे ही आपको रिलीज़ करना होता है। तो इस तरह की एक कोशिश की है हमारे एक दोस्तों ने, जिनकी उस कोशिश ने पाकिस्तान में तो लोगों ने पसंद किया ही है, जहाँ जहाँ लोगों ने देखा उसे पसंद किया है। पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में जहाँ फेस्टिवल्स में इस फ़िल्म को मुंतखब किया गया और उसे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उसको अवार्ड्स भी दिए गए, जिसमें शॉर्ट फिल्म के जो अवार्ड्स मिले हैं, जिस कैटेगरी में मिले हैं, वो उस हवाले से आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं इस शॉर्ट फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जनाब अली मेहदी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा दोस्ती जो होती है वो एक्टर्स की होती है। तो जो एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं वो नज़रुल हसन साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ नेपा से था। थिएटर परफॉर्म करते हैं और एक्टिंग सिखाते भी हैं। हाल ही में एक अवार्ड इन्हें बेस्ट एक्टर का भी मिला है, हमारे पड़ोसी मुल्क से ही मिला है। जनाब नज़रुल हसन साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। क्या बात है ना। तो मुझे बताइए, शोज़ में भी एक्टिंग करनी पड़ती है लोगों को क्या? शोज़ में किस तरह के? मतलब शो में तो बिल्कुल लाइव बैठेंगे ना। हाँ, बिल्कुल लाइव रियल है ना, ऐसे ही होंगे ना। ठीक है, ओके, बिल्कुल। अली मेहदी साहब जी सर। आपकी फ़िल्म है कचराची। कचराची जी। ओके, इसमें कराची और कराची का कचरा, हाँ ये जी, exactly। ये कुछ ऐसा महसूस मुझे पता हाँ, चल रहा है। ठीक हो गया। तो कब से कराची का कचरा आपको तंग कर रहा है? तंग तो बहुत सी चीज़ें, सिर्फ कचरा नहीं है। जो कचरा बेसिकली जो आइडिया है फिल्म के पीछे, वो एक माइंडसेट है। हमारे लोगों के अंदर जो शऊर है, जिस चीज़ की कमी है,
उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की है। सिविक सेंस हमारे अंदर उस चीज़ की एक काफ़ी फुकदान पाया जाता है हमारे माशरे में, कराची में, लोगों में। तो वो उस माइंड सेट को ट्रिगर करने के लिए मैंने ये शॉर्ट फिल्म बनाई। नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। यस। तो वो नाम के हिसाब से फिर मैंने सोचा कि एक कैरेक्टर क्रिएट किया जाए। अच्छा तो नहीं है ये नाम? तो बहुत बुरा तमाचा है कराची के नाम हाँ, पे। मगर अगर आप कचराची, देखिए, मकसद जो है वो ये कि एक थॉट कभी कभी जो जोड़ना पड़ता है। हाँ, हाँ, एक थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट हो, लोगों का ट्रिगर करे अपनी सोच बदलने के लिए। हाँ। तो उस वजह से ये फिल्म का आइडिया क्रिएट किया गया कि एक कैरेक्टर बनाया जाए जो कि कराची को रिप्रेजेंट करे। कराची खुद एक शहर जो है वो तो अपने शहरियों से शिकायत नहीं कर सकता। हाँ सही है। तो वो एक कैरेक्टर की शक्ल में उसको बनाया, उसका नाम कचराची दिया गया और वो अपने शहरियों से फरियाद कर रहा है उस फिल्म में कि मेरा क्या हाल कर दिया है। तो बेसिकली वो एक पागल का कैरेक्टर है, उसका हुलिया ऐसा एक ब्रिज के नीचे है और एक रात को बस वो एक बातें कर रहा है, उसके साथ एक इमेजिनरी कुत्ते हैं जिनसे वो मुखातिब है और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उसने इश्यूज रेज़ किए हैं और बेसिकली आइडिया ये था। ओके। और इसका मेरे पास टीज़र जो है वो मौजूद है, तो मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तो टीज़र तो दिखाएं हमें और दोस्तों को। शाबाश, चाय पापे भी हैं, खा कर जाना। ये आप हैं? क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, बड़ी अच्छी एक फील आ रही है। रोशनियों के शहर को आपने वो उसके जो हम सब ने मिलके उसे कचरे से भर दिया हुआ है, इस बारे में आपने ये चीज़ को हाईलाइट किया है। इट्स अमेजिंग, ज़बरदस्त। सर आप तो थिएटर के फ़नकार हैं माशाल्लाह। थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो कहते हैं कि वज़न डालें मुझ पे, मुझे बताएं, मुझे और इस कैरेक्टर को मुश्किल बनाएं मेरे लिए ताकि मैं ज़रा और मज़े से कर सकूं। तो ये किरदार आपको बना बनाया ऐसा मिला या आपने ख़ुद ज़रा डायरेक्टर साहब को कहा कि देखें इसमें अगर 2 बटन और टूटे हों तो क्या ख्याल है, कुछ ऐसी भी आपने? नहीं, काफ़ी हेल्प तो डायरेक्टर की साइड से ही थी, मैं समझता हूँ। हाँ। और बस होता यह है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर बेहतर लिखा हुआ और डायरेक्टर आपके पास बेहतर है तो ही अदाकार कुछ करने के काबिल होता है। कर तो सभी सकते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं कर लूँगा या वो कर सकता है या फलाना कर सकता है, बाकी और लोग नहीं कर सकते। बहुत लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको वैसा लिखा हुआ और वैसा डायरेक्टर, टफ डायरेक्टर जो उनसे बहुत कुछ करवाए। हाँ, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको एक बना बनाया इस तरह अंगूठी में नगीना होता है ना, इस तरह एक फिट बंदा मिल जाता है, उस पर आपको शायद वो सब कुछ करवाना नहीं पड़ता या उसे करना नहीं पड़ता। आप कहते हैं वाह यही तो मुझे चाहिए था। नहीं, अगर बना बनाया मिल जाता तो फिर अदाकारी का काम कहाँ रह जाएगा। हाँ, अदाकारी के बगैर आजकल लोग काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। सही है। अच्छा, तो पागल का कैरेक्टर आपने किया इसमें, तो वो एक चैलेंज था कि आसान था कि बिल्कुल इसमें तो खूबसूरती का ख्याल ही नहीं रखना पड़ता, ये तो सिर्फ एक्टिंग ही करनी है इसमें? नहीं, पागल ऐसा पागल नहीं है कि जो अपने 100% होश हवास में नहीं है, ऐसा अच्छा। नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको यहाँ तक पहुँचा दिया गया है। वो खुद से तो नहीं आया ना, अपनी ख्वाहिश से तो यहाँ तक नहीं पहुँचा, उसको यहाँ तक पहुँचाया गया। था तो नहीं वो, ऐसा था तो नहीं हाँ, वो तो बड़ा काबिल था। तो अगर कराची को मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर, तो बजाते ख़ुद तो मैं पागल 100% नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा उस फाइन लाइन को समझना, क्योंकि बातें जितनी कर रहा है वो कोई किसी पागल की बातें नहीं है। हाँ। अगर आप इस तरह प्रेजेंट करते हैं किसी किरदार को कि वो 100% पागल है, तो इस तरह की बातें उसके ऊपर ज़ेब नहीं देती कि वो इस तरह की बातें करे। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखने में शायद दिक्कत हुई हो, मगर अभी इतने सारे अवार्ड के बाद लग रहा है कि नहीं आसानी से हो गया था। अच्छा, अवार्ड्स आप एक्टिंग के हवाले से कौन सा अवार्ड मिला?
एक्टिंग के Best हवाले actor से हाँ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था कहाँ से? इस फिल्म को मुंबई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में ओके, पिछले साल 2018 का दिसंबर। दिसंबर, अच्छा। मतलब 4-6-7 महीने हुए हैं। तो उसमें शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इंटरनेशनली होता है वो, 100 फिल्म्स थी तकरीबन। ठीक है। उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो कितनी और फिल्में भी थी जिनमें से बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस फिल्म को मैं मिला? बता रहा हूँ ना, 100 फिल्म्स थी। 100 फिल्म्स में 100 से। सेलेक्ट हुई थी फिल्म Yes. जो आई तो काफ़ी नंबर ऑफ फिल्म होती हैं, बहुत सारी होती हैं, बट सिलेक्शन ऑफिशियल सिलेक्शन होती है, फिर उसके बाद इवेंट होता है, तो उस प्रोसेस में जो भी जजमेंट हुई तो उसमें बेस्ट एक्टर का एक ही कैटेगरी थी, तो उसमें एक क्या बड़ी बात है जनाब, जिंदाबाद। हमें बड़ी खुशी है बहुत कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और देखिए अच्छा काम कहाँ ले जाता है बंदे को, बेशक। ऐसा ही है। और इस हवाले से हम बातें करते हैं अभी अपने मेहमानों से, बहुत सारी बातें करनी है हमने कि किस तरह ये यहाँ तक पहुँचे, उनके जहन में आइडिया कैसे आया, और जो लोग देख रहे हैं जो फिल्म मेकिंग की तरफ आना चाहते हैं या कोई शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, या वो इस फिल्म मेकिंग के ज़रिए किस तरह के सब्जेक्ट्स को सामने लेके आ सकते हैं, इस हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे अपने मेहमानों से। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में अपने कुछ ऐसे दोस्तों से बात कर रहे हैं जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। कराची के कचरे को देखते हुए, तंग आते हुए, उन्होंने एक अपने जो काम है, जो स्किल्स हैं इनकी, उनका फ़ायदा उठाते हुए एक शॉर्ट फिल्म बनाई, और उसको दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पे पसंद किया गया कि यही वो असल मकसद होता है कि जिससे आप मतलब कुछ किसी चीज़ का सही फ़ायदा उठा रहे होते हैं, आप लोगों तक सही मैसेज जो है वो पहुंचा रहे होते हैं। तो मेरे साथ अली मेहदी साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, और मेरे साथ दूसरे मेहमान नज़रुल हसन मौजूद हैं जो कि एक फ़ाइन एक्टर हैं, और उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इसी फिल्म के ज़रिए उन्होंने हासिल किया। अली मेहदी साहब, ये जब आपने फ़िल्म शुरू की थी, ठीक है, कचराची, जिसमें आपने कचरे के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू की अपने इन टूल्स को लेके, तो उसमें आपको ये पता था कि आपको दुनिया भर में जो है ये फ़िल्म को भेजना होगा, या क्या उस वक्त जहन में आया था आपके? ज़रा ये तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई मार्केट नहीं है। मैं जानता हूँ कि कोई चैनल आपको ये नहीं कहता कि जनाब इतने मिलियंस हमसे ले लें, शॉर्ट फिल्म में दे दें, कोई आपको ये मतलब सिनेमा भी नहीं कहता कि बीच में हमारे पास टाइम होता है, क्यों ना ये इनका शो है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसका कोई स्कोप नज़र नहीं आता ज़ाहिरी तौर पे। तो आपके जहन में क्या था? देखिए, एज अ फिल्म मेकर आई एम नॉट एक्टिविस्ट, कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ मैं, फिल्म मेकर हूँ। मेरा काम करने का तरीका ऐसी फिल्म बनाई जाए, ऐसी कहानियाँ दी जाएँ, जैसे आपने कहा पीके की एग्जांपल दी। जी हाँ। तो इसी तरह की कोई कहानियाँ दें जिससे हमारे अंदर हम सोच बदलें अपनी कुछ चीज़ों में, माशरे में हमारी बुराइयाँ हैं उनको हम अपनी सोच के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। जैसे पीके का एक टॉपिक है, 3 इडियट्स है, इंडिया में इस तरह की फिल्म्स बन चुकी हैं। तो ये वैसी तो फिल्म नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल काम था, और मैं आया था बेसिकली मुझे करनी है फ़ीचर फिल्म। तो उस मकसद के लिए मुझे एक फ़िल्म मेकर का एक तरीक़ाकार होता है, गेटवे होता है कि शॉर्ट फिल्म्स करें, यहाँ से थोड़ा आप रिकग्निशन लें, फेस्टिवल्स वगैरह में जाएगी चीज़, वो भी सब एक लर्निंग और एक्सपीरियंस हाथ होता है। साफ हो जाएगा ज़रा। हाथ साफ हो जाता है, लर्निंग आप पे हाथ प्रोसेस। साफ किया आप जैसे एक्टरों पे, मैं बता रहा हूँ। तो वो सोच के ऐसे आइडिया की तलाश में था, और एक दिन आया, नाम बेसिकली आया, और नाम के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया कि एक कैरेक्टर बनाऊं। और फिर इस फिल्म के जो राइटर हैं बाबर जमाल, मैं और वो बैठे, तकरीबन 5 महीने हमने इसकी सिर्फ राइटिंग के ऊपर काम किया, मैंने और बाबर ने। 5 महीने? जी। और ये कितने मिनट की फिल्म है? 12 मिनट की। ये 12 मिनट की फिल्म पे 5 महीने उसके लिखने में लगे हैं, और वो सारे लोग जो समझते हैं कि बहुत आसान काम है, बड़ी जल्दी हो जाता है, उनके लिए अहम पैगाम है। यस। इसमें बहुत सोच लगानी पड़ती है, और बहुत सी चीज़ें आने को इनिशियली बहुत सारे आइडियाज़ आए थे कि ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, बट हमने फिर फ़िल्टर करके
चीज़ों को कि नहीं नहीं ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इशू को हमें रेस करना है, ये वाली। क्योंकि अगर देखा जाए तो कराची को जो मकसद है बनाने का, कचराची, वो हम सब कराची के रहने वाले कराची को ओन तो करते हैं, हमारा शहर है, मगर एक्चुअली कोई करता नहीं है। हम कहीं बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे, वहीं रैपर फेंक देंगे, वहीं टिश्यू फेंक देंगे, कुछ भी चीज़ होगी, पानी की बोतल है, कुछ सिगरेट बट्स, जो भी, हम ख्याल नहीं करते इन चीज़ों का। और ये हमारे अंदर शुरू से ही हम एक देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं रही कि यार ये गलत कर रहे हैं। हमारे सामने कचरा भी जल रहा होगा, फेंक भी रहा होगा, पड़ा हुआ भी होगा, हम रोज़ की अपने रूटीन में उसको इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। हाँ, देखते आए हैं, देख रहे हैं। हमारे लिए कुछ वो बुरा है ही नहीं। जब इतना कम आम हो जाए सब कुछ, तो फिर वो उसमें बुराई लग ही नहीं रही होती ना। बुराई नहीं लगती। और फिर बहुत आसान होता है किसी को ब्लेम करना है, तो उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। मगर करने वाले भी तो हम ही हैं, फेंकने वाले भी तो हम ही लोग हैं। हाँ। तो ये चीज़ अगर हम कंट्रोल कर लें तो वो ही फिल्म के थ्रू मैसेज देने की एक सटायर है, एक ह्यूमर के थ्रू मैसेज दिया है कचराची ने कि भाई, और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कराची के, उनको बोला गया है कि भाई ये आप लोग का भी है, सब कर रहे हैं, मगर हम भी इन्वॉल्व हैं, मतलब हर किसी का कसूर है इसमें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो बस आइडिया यही था। 12 मिनट बहुत से लोग काम कर रहे हैं अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। अब और मेरा ख्याल है कि सबको मिलकर जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना हम लोग, तब तो कुछ होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। बड़ी एक अजीब सी बात है, तकलीफ दे बात है कि हम अपने घर को साफ करते हैं। हाँ, अपने घर को साफ करते हैं, घर के बाहर फेंक देंगे, उसे गली में सजा देते हैं। और चलो जी, उस गली में भी एक खाली प्लॉट, पता नहीं किस बेचारे का प्लॉट होता है, इसका हमारा होता है, वो वहाँ पे वो कचरा कुंडी बनाई होती है जी। बड़ी कोई एफर्ट करके हम नीचे लेके आते हैं कचरा कुंडी में फेंकने के लिए, तो ये हवा में ऐसे फेंकते हैं वो फिर सारा उधर फैल जाता है, उसमें नहीं जाएगा, आसपास हाँ आसपास गिर जाएगा। तो हमारा, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से, मगर अब मैं कराची में रहता हूँ, तो मैं ऑन करता हूँ इस शहर को। तो मुझे एक जगह पे आके बड़ी तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ तब होती है जब कोई लाहौर से आता है, उसे मैं घुमाता फिराता हूँ और वो कराची की तारीफ़ करता है और जाते जाते कहता है यार गंदा बहुत है कराची। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने घर में कोई मेहमान बुलाया, आपने उसकी खातिर तवाज़ा की, और वो आपने अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ी, और जाते जाते वो आपको ये कह के जाए कि यार आपके घर में गंद बहुत पड़ा। हाँ, सफाई नहीं है, सफाई नहीं थी। नहीं, वो झूठ भी नहीं कह रहा ना, बिल्कुल सच कह रहा है। उसको ब्लेम नहीं कर रहा, खुद कर रहा हूँ कि मेरी ऐसी, हम लोग मतलब इतने अच्छे किस चीज़ के अच्छे, मतलब हम क्या खातिर तवासा, क्या सारा कुछ, जब आप खुद ही साफ नहीं है, खुद सही ही बात है, बिल्कुल सही है। और ईमान के नारे लगाने वाले, निस्फ़ ईमान का हाल देखें क्या करके रखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तकलीफ होती है हमें, मगर खैर ये हमारे कुछ चीज़ें ना हमारी आदत का हिस्सा भी बन गई हुई हैं। वही बिल्कुल, हम चाह भी रहे होते हैं ना कि मैंने ये चीज़ जो है, ये जो रैपर है, ये मैंने नीचे, ओके, ये आपने पॉकेट में रख लिया, आपने वो रैपर तो रख लिया, हर दफ़ा जूस का डिब्बा आपने नीचे ही फेंका है, मतलब वो कुछ बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों की आदतें बनी हुई हैं, हम मजबूर हैं, अब क्या करें। हाँ। शुरू से ये करते आ रहे हैं, मगर ये जो आप काम कर रहे हैं इसकी हमें बड़ी अच्छी ज़रूरत है। ओवरऑल मजबूरी की बात नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाते हैं, हम ही, मैं अपनी मिसाल दे लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे थैली फेंक देता हूँ, मगर मैं ही बाहर जाता हूँ तो बाहर जाके मैं थैली नहीं फेंकता। हाँ सही बात है, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ सफाई दे के आप नहीं चाहिए सफाई खराब हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर सफाई सुथराई हो जाए और कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो, कुछ चेक एंड बैलेंस हो उन चीज़ों का, तो ही आप समझ सकते हैं कि ये मसला प्रॉपर तौर पर हल हो सकता है, वरना शायद नहीं। बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं कि हम लोग के अंदर आदत है कानून तोड़ने की भी बहुत शौक से, एंटरटेनमेंट फन के लिए हम लोग ना। अब जैसे कोई ब्रिज बनाया, कहीं पे पेंट हुआ, कोई तो साफ सुथरा लग रहा है, यहाँ पे पान की पीक मारनी है तो वो तो मतलब एक हमारे लिए एक फ़ख्र का है कि नहीं ये तो गंदा करना है और हमने किया था, ये देखो हमारा निशान है। मतलब लोग
जान के करते हैं ये। मेरी कुछ दिन पहले एक खातून से मुलाकात हुई, वो कराची में वो रिकॉर्ड वगैरह सारा डिजिटल कर रही हैं और वो कैमराज वगैरह का भी उनके अंडर था काम। तो वो मुझे वो बता रही, कहती कि 3 कैमराज हमारे, वो कोई मोहल्ले के लड़के 12-13 पता नहीं कितने, वो आके उतार के ले गए। मैं किस वजह से? ऐसे ही उन्होंने कहा था कैमरा उतारते हैं, चलो जी कैमरा उतारते हैं, कैमरा उतार के ले। तो कहते हैं वो अब उन्होंने इतना बड़ा क्राइम कर लिया है, मतलब बगैर किसी वजह के। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? हाँ, जानबूझ बिल्कुल के ऐसा ही है। आपने किसी को तंग करना, हॉर्न देना सड़क पे भी, अब सिग्नल तोड़ देना और कहना देखा 120 की लिमिट थी, यहाँ पे मैंने 150 चलाई। हाँ, तो लिमिट की भी नहीं होती। ये यहाँ तो फिर वो भी नहीं होती। मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे हम लोगों के यही है। खैर जनाब, ये आपने बहुत एक अच्छा काम किया। अब ये बताइए कि इस फिल्म को आपने जब भेजा डिफरेंट फेस्टिवल्स में, तो उस वक्त आपको जहाँ से ख़ास तौर पे आपको अच्छा फीडबैक मिला है और अवार्ड्स मिले, उस वक्त आपको ये मालूम था कि ये जा रही है फिल्म और ये कुछ करके आएगी, ये बस सिर्फ भेज दिया है? देखिए, हर एक स्टेप लेना था, फिल्म बनानी थी, और फिल्म बनाने का प्रोसेस तो काम करते आए हैं तो ये सब चीज़ें पता होती हैं कि किस तरह है। फेस्टिवल का मेरे लिए वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। फर्स्ट टाइम फेस्टिवल में डाला था तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि क्या करना होता है। मगर डालने के बाद चीज़ें समझ में आई कि अच्छा, कुछ चीज़ें खुद अपनी रिसर्च भी की थी कि इतने अरसे पहले डालना चाहिए, फ़ौरन नहीं डालना चाहिए। पूरी एक फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल इसके लिए रेलेवेंट है हम मेरे जैसी फिल्म के लिए। फेस्टिवल्स को मेरा ख्याल देख के भी प्लान किया जाता है कि हम इन फेस्टिवल्स की फिल्म बना रहे हैं ना? जी कि अब जैसे ये टॉपिक ऐसा है कि ये साउथ एशियन कम्युनिटी में काफ़ी रेलेवेंट है उसके लिए। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या इन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने थोड़े वो फेस्टिवल टारगेट किए थे। तो इंडिया भी था इसमें, यूएस के अंदर भी साउथ एशियन फेस्टिवल्स होते हैं, कनाडा में भी हैं, दुनिया भर में होते हैं। तो उनको थोड़ा पॉइंट आउट किया कि इधर डालनी चाहिए। और भी कुछ जगहों पे ग्लोबल फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स उधर की। तो विद द टाइम थोड़ा बहुत ही पेशेंस वाला प्रोसेस होता है। 1 साल 1.5 साल आप फेस्टिवल में डालते हैं, वेट कर रहे होते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता करके वो वहाँ से फीडबैक मिलना शुरू हुआ कि सिलेक्ट हुई है फिल्म, आपकी स्क्रीन होगी फिल्म, और इनवाइट भी आते हैं। तो एक मोटिवेशन बढ़ती है कि अच्छा, फिर जब अवार्ड मिलना शुरू होते हैं तो फिर तो माशाल्लाह से अब तक इसको 4 अवार्ड तो मिल चुके हैं दुनिया भर में। कौन कौन से, कहाँ? एक इसको मिला है बेस्ट एक्टिंग का मुंबई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में, और एक मिला है अवार्ड ऑफ कमेंडेशन का कनाडा शॉर्ट्स, जो कि इंटरनेशनल फेस्टिवल है, और ग्लोबल शॉर्ट्स है LA में, लॉस एंजलिस, वहाँ पे इसको मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट। और अभी रिसेंटली बेंगलोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में मिला है इसको ऑनरेबल ज्यूरी मेंशन का अवार्ड मिला है। अरे वाह! तो तो फिल्म जब शुरू होती है तो काफ़ी सारे इस पे वो फेस्टिवल्स की तस्वीरें हैं, वो लगे होंगे। क्या बोलते हैं उन्हें? लॉरेल्स जी। ओके, वो भी काफ़ी सारे लॉरेल्स होंगे। लॉरेल्स, हाँ। उसमें ये भी है कि ये तो अवार्ड्स वाले भी थे, उसके अलावा जो सिलेक्शन हुई है उसकी भी ऑफिशियल सिलेक्शन के लॉरेल्स मिलते हैं। अच्छा। तो वो एक आपके बैजेस कह लें आप उनको, या क्या एक रिकग्निशन है, आपको वो सर्टिफिकेट भी देते हैं कि भाई हाँ, ये रिकग्नाइज हुई है, यहाँ पे फिल्म चली हैं इन फेस्टिवल में। तो टोटल अब तक 9 या 10 फेस्टिवल्स में चल चुकी है फिल्म। मुझे लग रहा है कि आपको शॉर्ट फिल्म बना के ना मज़ा आ गया। अब आएंगे फीचर फिल्म पे, इसी पे रहेंगे अभी? हाँ, इरादा तो फीचर का है। तो जी एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो नजरुल हसन साहब से बात करेंगे। ज़रा मज़े की बातें एक्टिंग के हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज मेरे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म पे काम किया, और शॉर्ट फिल्म को मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स में, मुख्तलिफ़ ममालिक में भेजा गया, जहां से उस फिल्म ने अच्छे अवार्ड्स जो हैं वो हासिल किए अच्छी कैटेगरीज़ में, जो कि हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क से, हमारी एक इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने ये काम किया और मतलब उनकी पजीराई हुई।
और सबसे अच्छी बात है कि सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही चुभता हुआ है और उसको उसके बारे में हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली अभी शो के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा भी कि किस तरह आप जाके उस फिल्म को देख सकते हैं। वैसे उसका सब्जेक्ट कचरे के हवाले से था, इस बारे में वक्फे से पहले बात हो चुकी है हमारी। नज़रुल हसन साहब ये उसमें मेन लीड एक्टर ये थे और इन्होंने इंडिया में होने वाले एक फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड भी जीता है। तो नज़रुल हसन साहब जनाब, इससे पहले कि मैं आपसे और सारे सवाल करूं, पहले मुझे बताएं कि एक्टिंग का आपका जो ख्वाब और शौक़ ये कैसे पैदा हुआ और कब से पैदा हुआ और क्यों आप एक्टिंग करना चाहते थे? फिल्म्स के लिए, थिएटर भी सही है। नहीं, एक्टिंग का ख्वाब तो ऐसे उस तरह नहीं था मेरा, कभी ज़िंदगी में नहीं रहा। बेस्ट एक्टर भी ले गए हैं आप, जिनका ख्वाब है उन्हें बेचारों को काम नहीं मिल रहा। नहीं, मेरा ख्वाब उस तरह से नहीं था कभी भी। मैंने तो नेशनल एकेडमी ज्वाइन की थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अच्छा। हाँ, मेरा ये था कि मैं अपना मेजर करूँगा वो प्रोडक्शन में मेजर करूँगा। मगर एकेडमी में जब 1 साल मेरा तकरीबन गुज़रा तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेरी सोच को मुझे फ्रीडम सा महसूस हुआ। तो उसमें वो चीज़ें जो मुझ में शायद होंगी जिनका मुझे इल्म नहीं था, वो चीज़ें जब बाहर आईं एक्टिंग के थ्रू, तो मुझे लगा शायद मुझे ये काम करना चाहिए। और फिर मैंने अपने असातिज़ा से मशवरा किया कि क्या मुझे करना चाहिए, तो सब ने तकरीबन मुझे यही मशवरा दिया कि तुम अदाकारी ही करो। कुछ ऐसी ताकतें भी तो होंगी जिन्होंने कहा होगा कि नहीं क्या हो गया भाई, क्यों एक्टिंग कर रहे यार? नहीं, ऐसा शायद नहीं हुआ उस वक्त, नहीं हुआ ऐसा, शायद कुछ नहीं हुआ। सब ही ने मुझे, तब मेरे जितने सीनियर्स हैं सब ने ही कहा कि आप दोस्तों ने, फैमिली का इतना वो रुझान नहीं था। फैमिली को तो ये बताना ही मुश्किल हो गया था कि मैं क्या सीखने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ एक तो ये है ना कि अदाकारी सीखने वाली क्या बात होती है। तो फैमिली को नहीं समझ में आता था कि मैं क्या सीखने जा रहा हूँ। मगर फैमिली को मैंने अपने सेकेंड ईयर में एक दिन ले जाके थिएटर दिखाया तो मेरी वालिदा को समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने माजी में जो टेली थिएटर वगैरह आया करता था वो देखा था। अम्मी ने कहा कि हाँ उस तरह की कुछ झलक आ रही है। मैं बोला हाँ अम्मी ये काम सीख रहा हूँ। बोला अच्छा। वरना वो स्टेज समझ रही थी, जिस तरह स्टेज होता है हमारे यहाँ। मैंने बोला नहीं अम्मी, वो एक अलग काम है, ये एक बहुत मुख्तलिफ काम है। स्टेज का बिल्कुल ही एक अलग इमेज है, वो आवाम तक पहुँच चुका है, पहुँच चुका था। उस स्टेज पे काम करने वालों के कारोबार के लिए मेरा ख्याल ठीक होगा, मगर वैसे स्टेज के लिए और आवाम के लिए ठीक नहीं रहा वो। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। यह भाई ज़रा एक छोटा सा मसला होगा यहाँ पे, आपकी आवाज़ हमारे पास नीचे नहीं आ रही, मेरे कान में आवाज़ आ रही, तो सिर्फ मैं सुन पा रहा हूँ, मेहमान नहीं सुन पा रहे। अब आ रही है? अब आ रही है, यस। ये क्या कमाल किया आपने? बस ये कमाल हो गया, आप लोगों से टेक्निकलिटी सीखी और अब भारत फिल्म मेकिंग वाले बैठे हैं, इनसे हम कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। जनाब, बात ये है कि एक तो सॉरी टू से कि मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिन मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो आपसे दरख्वास्त है कि उनकी मगफिरत की दुआ कर लें आप। मेरी उनसे बड़ी अटैचमेंट थी, लेकिन मैं ऐसा है कि आपके प्रोग्राम को देखे बगैर तो रह नहीं सकता, जाहिर सी बात है। बात ये है कि जिन्होंने जो फिल्म बनाई कचराची, बाकी ये तो कचराची कराची तो कचराची हो गया है और इस चीज़ों को हाईलाइट इन्होंने किया है। और देखिए, शॉर्ट फिल्म बनाना बड़ा आर्टिस्टिक काम है, इसमें ये नहीं होता, इसके अंदर बड़ा आपको सोच भी चाहिए और इसको शॉर्ट टाइम के अंदर आपको इतनी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं जो यानी उसकी वेटेज हो, तो ये बड़ा एक अच्छा काम है। और जाहिर इन्होंने अवार्ड्स वगैरह भी हैं। मेरे जो इनसे एक 2 सवाल है, वो ये है कि शॉर्ट फिल्म मेकिंग इज नॉट इन सो मच प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो इसको मैनेज करना, फाइनेंस अरेंज करना, और अगर आपका और इसमें आपका पैशन कितना चाहिए। दूसरा मेरी आपसे एक दरख्वास्त ये है मेरे दोस्तों से कि देखिए, कराची इतना बड़ा शहर है, आपने कराची कचरे पे फिल्म बनाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कराची पे आप एक फिल्म बनाए जिसके अंदर इतनी बड़ी आबादी के लिए हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, हमारे पास मॉर्चरीज सिर्फ एक है, हमारे पास हॉस्पिटल्स कम है, तो एक इसको हाईलाइट करें कि इतना बड़ा शहर जो इतना टैक्स देने वाला शहर है, और अगर आप इसको रिव्यू करें तो यहाँ आपके पास कोई इदारे नहीं है जो आपको रिलीफ दे सकते हैं। अगर कोई डिजास्टर आ गया तो इसको अगर हाईलाइट करके इस पर कोई आप शॉर्ट फिल्म बनाए, मैं समझता हूँ ये बहुत आपकी इसमें बड़ा आपका मतलब कारनामा होगा और आपके लिए बड़ी सर्विस होगी कराची के लिए।
बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा है, हज़ारा ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम होने वाला है और अप्रिशिएट किया जाने वाला है, मगर इस पे ये ज़रा लोगों को थोड़ा सा एक लेसन देने की ज़रूरत थी। कचरे के हवाले से और भी कुछ इस तरह के बहुत सारे वो चुभते हुए मौज़ूआत हैं जो लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। वैसे तो कराची जो है वो ख़ास तौर पे किसी बिज़नेस के हवाले से देखा जाए तो वो जन्नत से कम नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि सबसे बेहतरीन माहौल जो साजगार सूरत हाल किसी भी कारोबार के लिए वो वहाँ होती है जहाँ पे कंज्यूमर होता है, सारिफ होता है। तो ये सारिफ के लिए तो इतनी बड़ी जगह है, मतलब 2.5 करोड़ के करीब लोग रहते हैं यहाँ पे, उनकी अपने सारे मामलात हैं। तो वो अच्छा आइडिया दिया आपने, इन्होंने पसंद नहीं आया तो जिन्होंने सुना उन्होंने पसंद आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह इस पर भी काम। अच्छा जी, नज़रुल हसन साहब, तो आपको सब ने अप्रिशिएट किया कि आप एक्टिंग करें, तो जिस दिन अच्छा तो आपने फिर थिएटर पे काम किया? थिएटर मैंने फिर कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल के वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में चला गया, क्योंकि उस तरीके से शायद उस वक्त थिएटर में इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा था। ये नॉर्मल ज़िंदगी नहीं थी? नॉर्मल ज़िंदगी से मुराद मतलब वापस अपना एक पार्ट टाइम जॉब करने लगा, जो मैं पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था उसी तरह से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करने लगा, क्योंकि थिएटर इतना ज़्यादा हो नहीं रहा था कराची में। अगेन इसमें भी बिज़नेस नहीं है। सही है, बिल्कुल यही वजह है कि इसमें बिज़नेस नहीं है, तो उस तरीके से हो नहीं रहा था। तो फिर कुछ अर्से बाद मेरी एक जॉब हो गई थी, हीरो टीवी एक चला था एक्सप्रेस वालों की तरफ से। सही है। तो उसमें एक मेरी पार्ट टाइम जॉब हो गई थी, तो वहाँ मैं कुछ अर्सा काम करता रहा। उसके बाद मुझे अली मेहदी साहब मिल गए कहीं? नहीं, उसके बाद फिर मैं वापस थिएटर में आ गया। अच्छा। थिएटर में मुझे काम मिलना शुरू हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि नेशनल एकेडमी की अपनी ही एक रेपर्टरी है जो साल में तकरीबन 4-6 खेल करती है, और अब तो माशाल्लाह से 3-3 फेस्टिवल भी कर रही है सालाना। नाइस। मतलब इंटरनेशनल फेस्टिवल अलग होता है, ये सब फेस्टिवल्स अलग हो रहे हैं, तो उस काम फिर मिलना शुरू हो गया। एक वो जो काम की प्यास होती है वो तो कम से कम पूरी हो गई। सिर्फ एक्टिंग करनी है? हाँ, करता तो अदाकारी ही हूँ। सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे हैं? क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। अली मेहदी साहब, जैसा कि उन्होंने सवाल किया कि वो फंड्स कैसे इकट्ठे होते हैं, किस तरह काम किया जाता है, सबसे मुश्किल काम है, ये मुश्किल सा सवाल कर दिया उन्होंने। सवाल तो मुश्किल है और बस पैशन चाहिए होता है इस काम के लिए। हम जितना भी हम लोग काम करते हैं पैशन के लिए ही करते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट पैशन है, उसके बाद हमारे ज़रिया आमदनी है, जो भी आप इसको कह लें। लोगों के लिए ये बात समझ में आती नहीं है जनरली, मगर शॉर्ट फिल्म में कोई रिटर्न नहीं है। पैसे लगाएं आप, रिटर्न रिकग्निशन है, आपके फेस्टिवल्स में आपको मिल चल गई। तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट मैंने की थी कि अपने आप को लॉन्च करने के लिए एज अ फिल्म मेकर इस मार्केट में। काम तो कर रहे थे, बट फॉर फीचर या शॉर्ट फिल्म मेकर के लिए थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट की कि ये किया है, अब आगे मज़ीद काम करें, वेदर वो शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो। कहानियाँ एज अ स्क्रीन राइटर शौक़ है, लिखते आ रहे हैं, लिख रहे हैं, इरादे हैं करने के। तो ये की इसीलिए थी कि अगर ये लोगों को पसंद आएगी, समझ आएगी, तो फिर आगे फीचर की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये अभी तो ये फिल्म जो है ये सोशल मीडिया पे आसानी से देखी जा सकती है जी। कोई भी अपने फ़ोन पे देख सकता है, जी, स्मार्ट टीवी पे देख सकता है, जहाँ इंटरनेट की रसाई है वहाँ देख सकता है। तो यूट्यूब पे रखी है? यूट्यूब पे कचराची शॉर्ट फिल्म, कचराची आप टाइप कर लें कीवर्ड तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको। अब कचराची के स्पेलिंग जो है ना वो CACHRACHI शॉर्ट फिल्म। अच्छा, ठीक है। कराची और कचरा उसको कॉम्बिनेशन है, उसे मिक्स करें। आपको बहुत मुझे पता है हर कराची में रहने वाले को लिखते हुए कचराची तकलीफ़ पहुँचेगी, बस वही तकलीफ मेरा ख्याल है। इस फेसबुक पेज भी है इसका, उसमें भी लिंक वगैरह यूट्यूब का शेयर है, और बाकी पूरे जो ओवरऑल जर्नी रही है इसकी 1.5 साल की, उसमें वो मिलेगी। शॉर्टली ये बताइए कि जो लोग शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है, क्योंकि आप तो इस हवाले से काम कर रहे हैं, कि लाजमी है कि बाकायदा प्रोफेशनल एक बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हों और फिर जाके आप काम कर सकें। अगर आपके पास स्किल्स हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो क्या बहुत कम बजट में कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी? देखिए, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कहानी के ऊपर।
कहानी क्या है। लोग तो मोबाइल पे भी कैमरा है तो उसमें शूट कर लेते हैं और हो जाती है चीज़, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और फेस्टिवल्स भी ऐसे हैं जो कि मोबाइल पे शूट हुई हुई शॉर्ट फिल्म्स को भी इनकरेज करते हैं कि आप मोबाइल फिल्म्स वगैरह आप दें, अब वो भी और हिट हो रही हैं बहुत सी। अच्छा, वो कहने का मतलब है कि आप करने वाले होने चाहिए, इरादा होना चाहिए और कहानी भी होनी चाहिए कि कुछ आप क्या बता रहे हैं। सही। नजरुल हसन साहब, कोई एक आध जुमले में वो लोग जो इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? बस जब भी आना चाहें मैं यही कहूँगा कि पैशन रख कर आएँ, क्योंकि इस तरह की फील्ड्स में, आर्ट की जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें विदाउट पैशन ज़िंदगी नहीं है। हाय क्या बात है। हाँ, वो तो मैं ये कहूँगा मज़ा ही तब आता काम करने का, क्योंकि ये काम तो करते ही सिर्फ यहाँ तसल्ली उसमें के काम लिए। को करने का पैशन वही आपको बका दे सकता है। अगर आप पैसा कमाने का पैशन है वो एक अलग मसला, वो कहीं से भी कमाया जा सकता है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नजरुल हसन साहब, बेस्ट विशेस आपके लिए, मुस्तक़बिल के लिए और अगली फिल्मों और बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स के लिए, और आपके लिए भी जनाब बहुत सारी नेक तमन्नाएं। आप इसी तरह कामयाब रहें और फीचर फिल्म के ज़रिए भी इसी तरह के और अच्छे अच्छे मौज़ूआत को लोगों के सामने लेके आए। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे और एक और मौजूद पर बात हो रही होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। नो डाउट पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे ये इस वक्त एक मुश्किल वक्त है, तो हर लिहाज से देखा जाए। ख़ास तौर पे महंगाई की वजह से अवाम जो है उन्हें बड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि मतलब किस तरह यहाँ पे लोग जो हैं वो अपना गुज़र बसर कर रहे होंगे। मैं अभी वक्फे से पहले अपने मेहमान के साथ भी बात कर रहा था और हम मतलब अक्सर देखते हैं कि बड़े अहम शोबे जो हैं जो हमें लोग इर्द गिर्द नज़र आते हैं, जब उनकी तनख्वाहों और उनकी वो सैलरीज़ वगैरह को जब देखते हैं कि इतनी कम सैलरी में, इतनी कम तनख्वाह में वो किस तरह गुजारा करते होंगे, किस तरह रहते होंगे, किस तरह अपने बच्चों को वो स्कूल्स में भेजते होंगे, किस तरह वो खाते पीते होंगे और क्या क्या परेशानियां लोगों की ज़िंदगियों में वो होंगी। और खैर महंगाई जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है और डॉलर की कीमत जो है वो कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है अपने आखिरी स्पीच में कि ये जो लोग ज़बरदस्ती डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं या जिनकी वजह से डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं या वो कुछ बढ़ते हुए टैक्सेस की वजह से जो आवाम को दुश्वारी का सामना है, तो इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आप लोग क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, आप कॉल करके आज प्रोग्राम में बात कीजिएगा और इसके क्या सॉल्यूशंस क्या नज़र आते हैं, बहैसियत अवाम क्या राय है। इस वजह से आज हम मतलब इस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तजियाकार जनाब अख्तर अराई साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कम से कम तनख्वाह है किसी भी मुलाजमत की, वो क्या है? देखिए, नया जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है इसमें 17,500 है जो कि गवर्नमेंट ने तजवीज़ पेश की है, और इसी तरह से जो लास्ट था वो 16 था, 16,000। जी। तो आपको लगता है कि 16,000 वाले कानून के ऊपर सख्ती से अमल दरामद हो रहा था और कम से कम तनख्वाह हमारे यहाँ किसी भी मुलाजिम की वो 16,000 मिल रही थी उसे? देखिए, बेसिकली बाज़ जगहों पर तो इम्प्लीमेंटेशन थी, अक्सर नहीं भी थी। अच्छा। जैसे कि बाज़ जगह पर ऐसा था जहाँ स्किल्ड है वहाँ पर तो था, इम्प्लीमेंटेशन थी, बट जैसे आप देख लें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं बेचारे, जो सिविलियंस आते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होता, उनकी सैलरीज 12,000 13,000 रुपये मैक्सिमम होती थी, उनको भी 16 नहीं देते थे। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़
कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि मतलब जिनका इतना टफ काम होता है, इतनी मुश्किल जॉब होती है कि आपको गर्मी में, धूप में बाहर खड़े रहना है और जब वक्त पड़े तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी है आपने। तो इतनी अहम जॉब के लिए जो तनख्वाह है वो पाकिस्तान में जो एक डिसाइडेड सैलरी कम से कम उससे भी कम है। बिल्कुल सही फरमाया, इसी तरह से है। बट एक्चुअली क्या सिर्फ 12, 13, 14 नहीं थी, बट 35,000 भी सैलरी होती है। बट वो ये है कि आर्म फोर्सेस के जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनकी सैलरीज बहुत बेहतरीन होती हैं, वो मिनिमम से भी बहुत हाईएस्ट होती हैं, डबल ऑफ दैट होती हैं। बट ज़्यादातर जो सिविलियंस अपॉइंट कर दिए जाते हैं जो कि अनट्रेंड होते हैं, ट्रेन नहीं होते, फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं और ज़ाहिर है किसी मजबूरी के तहत घर से निकलते हैं, तो उनकी सैलरीज बहुत कम होती हैं। यानी कि मिनिमम का इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है कि हायर की कोई लिमिट नहीं है, चाहे गार्ड को आप 50,000 दे दीजिए या किसी लेबर को आप जितना मर्जी दे दीजिए, बट मिनिमम पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, जो बदकिस्मती से नहीं होती। बाज़ और सेक्टर भी हैं जहाँ मुख्तलिफ हैं जहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब देखते हैं कि इस दफ़ा गवर्नमेंट क्या करती है। नो डाउट के डॉलर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी अगर वो लोकल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है तो वहाँ भी डॉलर के इंक्रीज़ होने का बहाना है। सही है, ठीक है। फ्यूल प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है जो जिसमें लॉजिस्टिक ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, मगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो अभी तकरीबन ख़त्म होती हुई जा रही हैं। ना हम एग्रीकल्चर कंट्री अभी बचे हैं, फिर भी हमारी एग्रो प्रोडक्ट हैं मौजूद, बट इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं हम लोग। अब हम ट्रेडिंग कंट्री रह गए हैं। ठीक है, दुनिया भर में चाइना की जो प्रोडक्ट हैं वो ट्रेड होती हैं। इवन अमेरिका के अंदर जो है चाइना का बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इसी तरह से नेबरिंग कंट्री, पूरी ग्लोब के अंदर चाइना जो है वो बेसिक इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो है वो है। आपने देखा होगा कि चाइना जो है वो आपको चीपेस्ट प्रोडक्ट बना देगा। अगर आपका ये एक ऐसा फ्रेम है, ये एक ग्लास है, आई ग्लास है, रीडिंग ग्लास है, अगर आप कहेंगे कि ये $1 में आपको 100 बना के दे देंगे, वो आपकी हैरान हो जाएंगे कि वो इतना चीपेस्ट भी बना सकते हैं। मगर उसकी वो क्वालिटी गिरा देंगे, क्वालिटी बना देंगे आपको। मगर हमारा बिजनेसमैन जब जाता है चाइना तो वो उन कंट्रीज़ में शामिल होता है, हमारा बिजनेसमैन जो चीपेस्ट लोएस्ट कॉस्ट परचेज़ करने जाता है। जब यूरोप के बिजनेसमैन वहाँ विज़िट करते हैं तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो किसी पाकिस्तानी को मीटिंग करते ही नहीं, उनको करीब ही नहीं आने देते, क्योंकि हमारी कुव्वत खरीद ही नहीं है। जब मतलब उनको चीज़ लेनी ही नहीं है, इन्होंने क्यों वो करीब आने? क्योंकि वो हमें 3rd क्या 4th क्या 5th क्लास में डाला हुआ है कि ये वो लोग हैं जो कि लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड करने आए हैं, चीज बाइंग करने आए हैं हमारे पास। तो वो कभी भी हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटीज़ भी बनाते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी भी बनाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में बेस्ट क्वालिटी भी चाइना डिलीवर कर रहा है। बट हम बदकिस्मती से हमारा जो बिजनेसमैन सेक्टर है वो जाके चीपेस्ट प्रोडक्ट बाय करने जाता है। सही। अच्छा देखें, वो बात आ गई कुव्वत ख़रीद की कि हमारे यहाँ अभी आप बता रहे थे कि 16,000 कम से कम तनख्वाह थी, अभी इस दफ़ा जो है वो 17,500 का है, मगर अमल दरामद नहीं है इसके ऊपर उस बड़े पैमाने पे, और लोगों को कोई अवेयरनेस वगैरह भी नहीं है कि अगर किसी की तनख्वाह कम है तो वो किस तरह आवाज़ उठा सकता है। वो भी आवाज़ उठाने से डरते हैं कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो ये जो हमें मिल रहे हैं ये भी नहीं मिलेंगे, नौकरी से ही निकाल देंगे। चलें, फिर भी मान लिया कि 17,500 रुपया तनख्वाह किसी को मिल रही है कम से कम। अब उस 17,500 रुपया तनख्वाह में ज़रा ये तो बताइए कि कोई इंसान कैसे गुजारा कर सकता है आज के दौर में? सर बजट ही नहीं बन सकती, बहुत हैरानगी होती है, बहुत ही हैरानकुन बात है कि वो क्या खाते होंगे और क्या पीते होंगे। मगर मैंने एक मुशाहिदा किया है कि मुझे अक्सर अल्लाह ताला उन लोगों को दे जिन्होंने दस्तरखान खोले हुए हैं, और बहुत ज़्यादा दे के अवाम को करें, मगर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आप अक्सर देखेंगे कि लो इनकम की जो क्लास है वो जाके उस दस्तरखान पे खाना खा के आती है एक वक्त का। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात आपकी काट रहा हूँ, मैं एक छोटा सा वक्फे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें जो हैं वो दोस्तों तक पहुँचानी है हमने। जैसे ही वापस आ रहे हैं यहीं से बातचीत को दोबारा शुरू करेंगे, आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। अख्तर आराइन साहब हमारे साथ हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस के हवाले से, महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसमें आवाम किस तरह जो है वो गुजारा करें या तो क्या क्या हल हो सकते हैं हमारे पास इस महंगाई से निमटने के लिए और लड़ने के लिए, और हुकूमत के पास क्या क्या जो है वो हल हो सकते हैं, इसके क्या तजावीज़ रखते हैं, इस हवाले से बात हो रही है। वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि इंतहाई कम तनख्वाह में जो आवाम गुजारा कर रहे हैं तो मजबूर हैं बहुत सारे वो सफ़ेद पोश लोग जो गैर सरकारी तौर पर जो आवाम मतलब जो दस्तरखान वगैरह लगाए हुए हैं, उन्होंने खाने पिया, कुछ फ्री स्कूल्स हैं और वो के अपने बच्चों को वहाँ से पढ़ा सकें और वहाँ पे जो है वो ऐसी जगहों पे खाना वाना खा सकें। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि बात अपनी कंटिन्यू कीजिए आप। बिल्कुल वही बात हो रही थी कि कम आमदनी वाले जो लोग हैं, जो पुअर क्लास है, बिल्कुल पुअर क्लास है, वो ज़ाहिर कम तनख्वाह में अपनी फैमिली को कैसे रन करें, उसकी बजट कैसे बनाएं। ज़ाहिर है कि कराची माशाल्लाह एक इतना बड़ा शहर है और इसके अलावा मुल्क के दूसरे शहरों में आपने देखा है फलाही इदारे भी काम करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे साहिब हैसियत लोग या इदारे मौजूद हैं कि कम से कम भूखे का पेट भरते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चैरिटी रमज़ान में होती है। इसके अलावा भी आपने दस्तरखान देखे होंगे, आप हर चौक पे, हर अंडरपास के ऊपर कोई ना कोई इदारा, बहुत अच्छे इदारे भी इसमें काम कर रहे हैं। और वहाँ जाके ये कम तनख्वाहदार गार्ड की, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी, वो लोग लेबर क्लास लोग, जब बेचारे की दिहाड़ी नहीं लगी जिसकी, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ तो लोग वैसे ही पैसा लेने के लिए बेलचा लेके आपको सिग्नल पे नज़र आएंगे, बट वो कुछ लोग उसमें जेन्युइन होते हैं, कुछ नहीं होते। मगर जो जेन्युइन होता है वो जाके वहाँ दस्तरखान पे खाना खा लेता है, 2 वक्त का उसको खाना मिल जाता है। ठीक है, तो ये आलम है हमारे मुल्क में। जब हमारी गवर्नमेंट इसके लिए सद्देबाब नहीं करेगी, कोई इस तरह की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करेगी जिससे एक कम से कम मिनिमम इनकम लेवल तय हो जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि कम से कम वो किसी दूसरे के घर से, देखिए इसमें अपने नफ्स और उसको मारना पड़ता है किसी के पास जाके खाना खाने के लिए, किसी से हाथ फैलाने के लिए। बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। अल्लाह ताला उन सारे हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की मुश्किलात कम करे, ये बात आपकी सच है। आज किसी भी दरबार पे या कहीं भी जाके, वहाँ पे भी आप अगर एक आध देग जो है वो आप बांटने के लिए आप अगर खोल दें तो आपको कम से कम इतनी लंबी कतार नज़र आएगी कि आपने जितना कुछ बांटना है आपके पास वो कम पड़ जाएगा। लोगों की तादाद आपके पास, कहीं भी कुछ भी कर लें आप, कुछ आप आटा जो है वो उसका ट्रक लेके चले जाएं किसी आबादी में कि हम आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस गरीब आबादी में, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको वो आपके 10 ट्रक भी हो जाएंगे तो आपको कम लगेंगे, क्योंकि लोग इस कदर परेशान हैं, उन्हें मदद दरकार है। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं, फिर डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस पे हम बात करेंगे। क्या इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो 50 पैसे बढ़ता है तो चीज़ें वो मतलब 50 पैसे डॉलर के पीछे बढ़ा और हमें इधर अच्छी खासी महंगाई देखने को मिल गई है, 1 रुपया बढ़ा तो इधर तो बुरा हाल हो गया। तो ज़रा ये चेक करें कि क्या इसके पीछे माफिया या वाकई असर होता, चीज़ें असरअंदाज होती हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी आमिर खान बात कर रहा हूँ कराची से। आपको खुश आमदीद कहते हैं आमिर साहब, क्या कहेंगे? जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बेसिकली जो डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं मुल्क में, ये हमारी पॉलिसीज़ का नतीजा है। और गवर्नमेंट जो भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहती है उसके लिए पहले कोई प्रिकॉशंस नहीं लेती कि सपोज अगर वो डॉलर 50 पैसे बढ़ रहा है या 1 रुपया बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो हमारी बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर इससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब यहाँ मैटर ये आता है कि अनाउंस तो आप कर देते हैं जी पॉलिसी बनाने वाले, क्योंकि उनको दर्द कुछ नहीं होता। अगर वो ये पहले ये सोचें कि जब ये चीजें बढ़ेंगी तो हमने इनकी बाकी चीजों के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है ताकि गरीब आवाम पे इनका असर ना पड़े, ज्यादा जितना इम्पैक्ट आना चाहिए उतना ही आए।
लेकिन एंड में होता क्या है कि हमारे पॉलिसी दादा कहते हैं जी हम इस महंगाई से, इतनी महंगाई से, इस बजट से जो हमने बनाया, इससे गरीब आवाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बचपन से ये सुनते हुए आया है कि जी इस गरीब आवाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इससे गरीब आवाम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो भाई आप ये काम क्यों करते हो? और आज तक मुझे भी वो गरीब आवाम नजर ही नहीं आई जिस पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपको कहीं नजर आए तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल सही, अपना नंबर लिखवा देना तो ज़रूर दसांगे असी। ये वाकई आपने बड़ी एक सही बात की, बड़ी चुपती हुई बात है और हकीकत भी है, ऐसा ही है। फ़र्क तो पड़ता है कि किसी पे भी फ़र्क पड़ता है जब भी कोई ऐसी बात होती है। एक वक्फे की आवाज़ मेरे कान में आ चुकी है, यकीनन हमारी चलती हुई गुफ्तगू में इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। मगर वापस आते हैं तो आपके सवाल पे और अख्तर अराइन साहब से डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम न्यूज़ कैफ़े में बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर आमिर ख़ान भी मौजूद से, कराची से उनका ताल्लुक़ था, और अख्तर अराइन साहब जो कि आज के हमारे गेस्ट हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इसी हवाले से ही अभी बात करना थी हमें। तो जनाब, डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस, जैसा कि हमारे कॉलर ने भी कहा कि उस पर अगर 50 पैसे कीमत बढ़ती है या 1-2 रुपये भी बढ़ती है तो जो उसका इम्पैक्ट मार्केट में होता है वो उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो मतलब क्या वाकई इतने बड़े पैमाने पे थोड़ी थोड़ी चीज़ से फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली अगर मुझे इजाज़त दें, 2 अल्फाज में अपनी आवाम और अपने बारे में कहना चाहूँगा। बेसिकली हम लोग जब तक ख़ुद नहीं बदलेंगे ये माशरा नहीं बदलेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो आमिर ख़ान साहब ने भी ज़िक्र किया और आपको सबसे ज़्यादा इस बात का पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नाकाम हैं। पिछली गवर्नमेंट मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत को रोक के रखे हुई थी। इस हुकूमत को जो जिस तरह भी मिला, जैसे भी मिला, उसके बाद आपने देखा कि IMF ने अपनी कंडीशंस लगा दी कि आप डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। उस पैकेज का ये हिस्सा था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस IMF के पैकेज से पहले जो इसको जो मनी डीलर्स होते हैं या बैंक्स को जो टाइट करने की कोशिश की थी, उनको ये कहा गया था कि आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे, इसको आज़ाद कर देंगे। अच्छा, अब डॉलर की प्राइस वैसे आज़ाद है, मगर जब तक डॉलर की प्राइस अब कम नहीं होगी, जब तक ये रेमिटेंस नहीं आएगी, ज़र मुबादला बाहर से नहीं पाकिस्तान में आएगा। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि कतर के साथ पाकिस्तान की कोई डील है, कुछ सऊदी अरब के साथ डील है, CPEC के हवाले से है कि एज ए स्टेक होल्डर में भी कि वो कतर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं CPEC के अंदर, तो मे भी कि वहाँ से कुछ फंडिंग हमें मिले। अच्छा, मतलब डॉलर्स अगर मुल्क में आएंगे तो इनकी प्राइस जो है एक तो ज़र मुबादला का आना है। हाँ, ठीक है। अगर ज़र मुबादला, क्योंकि असल में हमारा इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा है कि हम आधी कौम बन गए हैं कि हमने एक छोटी सी भी चीज़ लेनी है तो हमें इम्पोर्टेड लेनी है। अच्छा, जो मैंने गुफ्तगू पहले कही थी कि हम जब तक खुद आज़ाद नहीं होंगे, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी वाला काम नहीं करेंगे तो हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हम भी तो कुछ ना कुछ अपने लिए करें, कुछ हम भी अपनी सोच में तब्दीली लाएं। अच्छा, वैसे बात सही है कि इतनी ज़्यादा आबादी है हमारी, मतलब 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है हमारी, तो ये एक इतना ज़्यादा कंज्यूमर जहाँ पे मौजूद हो तो फिर हम खुद हर चीज़ बनाने की तरफ क्यों नहीं आते हैं, क्वालिटी की तरफ, और वो सारी चीज़ें हमें अगर ख़ुद यहाँ पे बनाएंगे तो हमें ज़्यादा सस्ती पड़ेंगे जो बाहर से लेके आते हैं। यकीनन, मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि हम वैसे तो एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, बट वहाँ पर भी अपने मसाइल हैं। हमारा ग्रोअर बेचारे को कुछ नहीं मिलता, ज़ाहिर है वो मोटिवेट नहीं होता। ठीक है, हमारी अपनी वीट जो है यहाँ से ग्रो की, हमने पहले इम्पोर्ट कर दी बाहर, अफगानिस्तान को दे दी, ठीक, किसी और जगह दे दी। जाहिर है कि हम अपने लिए आटा घर के लिए रखेंगे, अपनी आवाम के लिए तो होगा ना। कल को अगर हमारी एग्री बेस्ड प्रोडक्ट जो है हमारे लिए फाके की सिचुएशन आ जाए, फिर आ जाए इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री तो आपको याद होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता था,
उस वक्त एक्सपोर्ट पे ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश की जाती थी। हमें तो ट्रेडिंग कंट्री बना दिया गया, वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था। बेशक चाइना ब्लॉक की बात कर लें या कहीं भी कर लें, चाइना छा गया हर जगह। वो चाइना तो आज ये कहता है कि आप ये कब बना रहे हैं, आप कितनी कॉस्ट है। वो कह रहे हैं जी इस पर 10 रुपीज़ की कॉस्ट है। वो कहता है मैं 5 में बना के देता हूँ, आप इतनी झंझट क्यों करते हैं। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, 2 रुपये का फ़ायदा, वहीं से बनवा लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर इंडस्ट्री अपने मुल्क में होगी, अपनी लेबर को जॉब मिलेंगी, मैन पावर इंगेज होगा, उसकी लाइफ स्टाइल वो ऊपर आएगा, हम वो इंडस्ट्रीज़ नहीं कायम करते। नहीं, तो आपके कहने का मतलब है कि हम पाकिस्तानी होने के नाते 2 रुपये ज़्यादा पे कर दें। सर मैं आपको एग्जाम्पल अभी देना चाह रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आवाम ये बात सुन रही है कि आपने देखा कि अगर ये एक फ्रेम है, ठीक है, अगर ये फ्रेम, पहली बात है कि जो 1500-2000 में फ्रेम बिकता है वो $1 से महंगा नहीं आता, ठीक है। अब वो $1 में एलसी खुलती है, उसके हिसाब से चाहे करोड़ों पीस मंगा लेते हैं वो लोग, कंटेनर मंगवाते हैं। इम्पोर्टर जो है वो फ़ायदा लेता है, ठीक है। वो $1 जब आता है फॉरेन करेंसी में उसका पे होता है। मगर अगर $1 पे ₹1 बढ़ जाए तो यहाँ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब ₹1 का मकसद है कि $1 का मतलब है ₹150। फॉर एग्जांपल या आज का प्राइस है 156, 157, आज उन्होंने ये पे कर दिया। अब उस पर जो लोकल ड्यूटीज़ लगती हैं सी पोर्ट पे जब लैंड होता है तो वो रुपीज़ में पे होती हैं, डॉलर में पे नहीं होती, ठीक है। वो टैक्सेस परसेंटेज के हिसाब से रुपीज़ में पे होते हैं। वो उन्होंने पे कर लिया, रिलीज़ करा लिया, ये ₹300 की पड़ गई फॉर एग्जाम्पल। अब 300-350 में ये लैंड कॉस्ट इसकी आई। वो इम्पोर्टर अपॉर्चुनिस्ट है, वो शोर मचाता है कि जी डॉलर ₹1 बढ़ गया तो क्या हो गया, ₹1 बढ़ गया तो क्या हो गया, ₹1 कॉस्ट बढ़ी ना इसकी। मगर यहाँ 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना फ़ायदा लिया जाता है, डुगडुगी बजाई जाती है इस बात के लिए। अच्छा, तो अवाम ये बात नहीं समझती, मैं मुझे जुमला अगर इजाज़त दीजिए, अवाम ये बात नहीं समझती कि हम बिजनेसमैन के सामने ब्लैकमेल होते हैं। अब बिजनेसमैन क्या करता है, वो उसमें मिडिल पार्टीज़ होती हैं, इंपोर्टर होता है, स्टॉकिस्ट होता है, वेयर हाउस में जाके रख देता है, डील करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, बल्क डीलिंग करता है, वो रिटेलर को जाके देता है, रिटेलर एंड यूज़र को बेचता है। वो उसको 350 वाली चीज़ के ऊपर 300-400-500 रुपये इम्पोर्टर कमा लेता है और दूसरों को कहता है कि डॉलर महंगा हो गया। वो अपनी सीक्रेट नहीं बताता कि मैंने डील कितने पे की थी, वो इनवाइस नहीं बताता। तो चेक एंड बैलेंस जो है ये एग्जैक्टली मैं आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट कर दी बात कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इस बात पे जायज़ मुनाफा की बात की जाए कि अगर आपने ये किया ₹1 का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा उस पर इम्पोर्ट कॉस्ट पे। और वो जाके रिटेलर के पास जाए, दुकानदार आपको 4 बातें सुना रहा है कि पता नहीं आज ₹1 बढ़ गया। अच्छा वो क्या हो गया, ₹1 बढ़ गया तो आप ₹100 प्राइस बढ़ा दोगे भाई। असल बात यह है कि अवाम में शऊर आना चाहिए, गवर्नमेंट को इक़दामात लेने चाहिए। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसमें, इवन सुप्रीम कोर्ट अगर करती है दखल अंदाजी, या कह लें कि दखल अंदाजी नहीं कहूँगा, कानून साजी बनाने के लिए प्रेशर बिल्डअप करती है कि जायज़ मुनाफे का एक मेकैनिज़म बनाया जाए जिसकी ओवरसीइंग सुपरविजन गवर्नमेंट करे बैठ के। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें मैं अर्ज एक करना चाह रहा हूँ, स्कूल की फ़ीस बढ़ाने पे तो 5% की पाबंदी लगा दी गई कि जी 5% से आप नहीं बढ़ाएंगे। आइए बिजनेसमैन को कंट्रोल कीजिए। बिजनेसमैन तो जो है वो 200% प्रॉफिट लेता है। ₹350 का अगर 300 का फ्रेम लैंड करता है, वो सिर्फ इम्पोर्टर ही जो है, जो कंटेनर मंगवाता है, वो उसको 600-800 में बेचता है। अच्छा, ये सिर्फ आपके भी तो मिसाल दी अपने फ्रेम की, मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। एक जो पानी की बोतल होती है, जो मजबूरी में, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बोतल कैरी करने का रिवाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। वो 20-22 रुपये की बोतल जो है वो पानी की ले लेते हैं, वो रास्ते से 500 ml की, और वो उस पर हम लोग खुश हैं काफ़ी। तो गैर मुल्की ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे कंपनीज़ काम कर रही हैं, और उनकी जो पानी की बोतल जो हम पीते हैं, मुझे एक जगह बैठा हुआ था तो वहाँ पे मैंने कॉस्टिंग चेक की, क्या कॉस्ट क्या होती है इस पर। वो उस 20 रुपये की बोतल पे जो प्रोडक्ट है, जो पानी है, उसकी कीमत ₹1 है। एग्जैक्टली। अच्छा, 8 से 9 रुपये उसकी पैकेजिंग के पैसे हैं, और जिसमें वो सारे टैक्स वैक्स और बाकी सारी चीज़ें भी वो शामिल हो जाते हैं उसमें। बाकी सब उसमें प्रॉफिट है और मार्केटिंग होगा और ये वो करके तो आपको 20 रुपये की चीज़ मिल रही है। मतलब अच्छा, पाकिस्तानी चीज़ें भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी लोकल कंपनीज़ भी हैं जिनका वो 500 ml की बोतल मिलती है आपको पानी की, वो साफ़ पानी है। कुछ लोग चश्मों के पानी भी दे रहे हैं, कुछ लोग जो है वैसे ही घर के भी पानी फ़िल्टर करके भी दिए जा रहे हैं। वो चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो आवाम के जहन पर जो तासुर है वो कोई अच्छा नहीं है यहाँ की अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। ट्रस्ट लेवल जो है ना वो लैक करता है। वो
उन्हें बाहर की कंपनी पर ट्रस्ट है कि ओके ये महंगी ज़रूर है मगर ये चीज़ साफ़ सुथरी होगी, महंगी ज़रूर है मगर हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक होगी, ये महंगी ज़रूर है इसमें कोई दो नंबरी नहीं होगी। तो हमारी अपनी चीज़ के लिए यहाँ पे लोगों के ये बहुत बड़े मसाइल कि यहाँ पे जो चीज़ बनी है इसमें लाजमी कोई ना कोई जो है ना इन्होंने कोई चोर बाजारी की होगी और इससे बेहतर है कि अब वही ले लो, है ना? ऐसा होता है ना? बिल्कुल है। चेक एंड बैलेंस अगर नहीं होगा, क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे भी करना चाहिए, उसका क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह से जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है उस पर भी होना चाहिए। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करें फिर हम बात करते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मिसेस मुगल आजम बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या बात है जी, मिसेस मुगल आजम लाहौर से, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, हाँ जी, अल्लाह का लाहौर में शुक्र। गर्मी कैसी है ये बताएं? गर्मी नहीं, अभी तो बादल आ गए हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। थोड़े से भेज देना इधर, कराची में भी बड़ी जरूरत है हमें। और बारिश वाले भेजिएगा जी, बारिश वाले बादल भेजिएगा, दूसरे ना भेजिएगा, दूसरे आते अच्छा। रहते हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए, बारिश वाले, क्योंकि अभी मैंने देखा था सुबह के टाइम तो गर्मी थी, मौसम ऐसा। अभी की बात है कि जस्ट 5 मिनट पहले मैं कह रही हूँ वाह, इनका मौसम बहुत अच्छा हो गया। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। क्या कहेंगी? आज का टॉपिक बड़ा ही दिल को छू लेने वाला है। वो इसलिए कि डॉलर ने तो मात मार दी बड़े से लेकर छोटे तक की। अब तो जो छोटे बच्चों को डॉलर का नहीं ना पता था, वो भी हमें बातें सुनाता है। अभी ये नहीं कहते कि हमने स्कूल डॉलर लेके जाने हैं। वो एक टाइम बिल्कुल सही कहते हैं, एक टाइम ऐसा आना है ना, बच्चे कहेंगे अम्मा डॉलर ही दे दो, कम से कम हम वहाँ जाके अच्छी चीज तो ले लेंगे ना। 100 रुपए का तो कुछ आता नहीं, डॉलर दे दे 3-4 डॉलर दे दे। बहुत महंगाई होगी फाहिम भाई, ये तो एक बात वैसे मजाक में थी लेकिन हकीकत बात है। आवाम बेचारी बहुत इस वक्त मजबूर, और खाना तो है ही, जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही है, लेकिन हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं अपनी पॉकेटें भर के, और गरीब आवाम पे करे, लेकिन एतदाल में रह के करे ना, ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल हमारे सही है। पाकिस्तान मुल्क में कभी ऐसी गुर्बत टाइप की चीज नाम नहीं था, हम कहते थे दूसरे मुल्कों में होती है, लेकिन अब देखे ना जो अच्छे खासे खाने वाले कमाने वाले हैं उनके घरों में भी ये चीज आ गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं कहती हूँ आज ही मुझे इंकशाफ हुआ है कि 12 रुपए का नान हो गया। मैंने कहा माय गॉड, मैंने कहा 10 रुपए का था, पता चला उससे भी टैक्स लगा रहे तो इसलिए 12 का हो गया जी। अच्छा, छोटी याद है आपको कुछ दहाइयाँ पहले घर में सिर्फ एक शख्स कमाने वाला होता था और सारे आसानी से बैठ के खा रहे होते थे, शादियां भी हो रही हैं, जहेज भी बन रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और मेहमान भी कहीं जाता था तो वो 15-15, 20-20 दिन रह के आता था पूरी फैमिली के। और आज देखें ना, पूरे घर में जितने लोग होते हैं सबको काम करने पड़ते हैं और फिर भी जाके पूरा नहीं पड़ता। हाँ, पूरा नहीं पड़ता। ये बिल्कुल आपकी बात मैं इत्तेफाक करती हूँ। जाहिर है मुगल आजम हूँ तो थोड़ा सा टाइम मैंने भी देखा ही हुआ है, मुगल आजम के 1 सदी एक सदी देख चुके हैं। मैं उसी वाले से बात करती हूँ कि एक कमाने वाला होता था लेकिन बरकत होती थी। कभी भी ये चीज नहीं आई। आज ये वो टाइम आ गया कि हम लोग, ये रमजान मुबारक का महीना पीछे गुजरा है, हम लोग ना करते थे अफ्तारियां, पूरी फैमिलीज की करते थे, और ये नहीं एक दिन में करते थे, हम डे बाय डे करते थे, चलो जी ठीक है आज। लेकिन अब ऐसे आ गए कि अब तो कोई बुलाता ही नहीं है, वो फेसबुक पे आ जाता है, उस पे व्हाट्सएप पे आ जाता है कि अफ्तारी कब करवा रही हो, बस वो मैसेजेस में आ गया है, भेज देते हैं उसके तस्वीरें। हाँ, थैंक यू सो मच मिसेस मुगल आजम, आपने कॉल किया। और ये बात हकीकत है कि हम अवाम भी कुछ खास अपना हिस्सा नहीं डालते हैं। जिन लोगों के गिरबान पकड़ने होते हैं हम उन्हीं लोगों के दिफा में खड़े हो जाते हैं आके। जिन लोगों ने हमें इस हाल तक पहुंचाया, हम मेरा ख्याल उन लोगों को उनके हाल तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा डिफेंस जो है वो हम लोग खुद आवाम ही बने होते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं अख्तर अराई साहब से, हमारे आज के मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हम ज़रा तजावीज़ हासिल कर रहे हैं कि किस तरह हालात की बेहतरी की तरफ हमें खुद से कोशिश करनी चाहिए। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अख्तर अराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब, वक्फे से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थी मिसेस मुगल आजम लाहौर से, इन्होंने कॉल किया, हमारे रेगुलर कॉलर्स में से। अच्छा, उनसे भी जो बात हो रही थी हुकूमत की, उससे पहले भी जो कॉलर हमारे साथ आमिर साहब थे कराची से, उन्होंने भी जो बात की, दोनों कॉलर्स की जो गुफ्तगू थी उसमें जो मुश्तरक चीज़ थी वो ये थी कि हुकूमत की पॉलिसीज़ पे एतमाद का ना होना। ठीक है, तो हुकूमत मतलब
किसी भी शख्स को ये यकीन जो है ना बड़ी मुश्किल से हो रहा है कि ओके ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा, या ये हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही ये हालात का सामना करना है, या जो हुकूमतें हैं ये जो हमारे लिए जो एफर्ट कर रही हैं ये बिल्कुल सही हैं इनकी, तो ये एतमाद के ना होने से कितने मसाइल पैदा होते हैं, या क्या वाकई एतमाद करना चाहिए, या आवाम को, हुकूमतों को किस तरह वो जो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना है आवाम पे? इस बारे में क्या सोचते हैं आप? आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है कि एक्चुअली इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि हम नाउमीद इतने हैं कि हमें हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर यकीन नहीं है। हमें 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें हुकूमत की पॉलिसीज़ पे यकीन भी करना होगा, वेट एंड सी भी करना होगा। नो डाउट कि कुछ चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं कि जिसकी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर उसके बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स उसमें नहीं है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट नज़र आ रहे हैं, मगर वक्ती तौर पे इस जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है उसकी वजह से, या फ्यूल की प्राइसेस की वजह से जो प्रोडक्ट महंगी हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए हमें अपना शेयर डालना है। अपनी नफ्स पे, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा लगाम देना है, आवाम को सब्र करना है, और हमें सब्र करके, और अगर हमको एक चीज़ 2 ख़रीदनी थी हम एक ख़रीद लेते हैं, दूसरी नहीं ख़रीदते। यकीन कीजिएगा ये जो बिज़नेसमैन तबका है, जो अपॉर्चुनिस्ट है, ज़ाहिर है वो 1 रुपये बढ़ता नहीं है डॉलर पर और उसका फ़ायदा लेता है। उसके बाद स्टॉक जब रुक जाएंगे, हम बायर्स कम अवेलेबल होंगे, वो ख़ुद ब खुद प्राइस नीचे गिरा देंगे, खुद ब खुद। और डॉलर महंगा होता है, हमारे लोग डॉलर बाय करके अपनी तिजोरी में रखना चाहते हैं। अच्छा, डॉलर के महंगे होने के हवाले से एक साहब जो पिछले दिन वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये स्टॉक एक्सचेंज का रेट क्यों गिर रहा है, कम क्यों हो रहा है सारा, तो बताएं ज़रा। तो उन्होंने बड़ी आसान सी बात कहते हैं, आपको क्या बताऊं फ़हीम भाई, ये स्टॉक जब से ये हुकूमत आई है लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज से पैसे निकाल लिए। वो जो बड़े बड़े जो लोग थे जो अपना स्टॉक एक्सचेंज के साथ बिज़नेस करते थे, उन्होंने वो सारा बिज़नेस वहाँ से निकाल लिया, पैसे निकाले। अब वो उसकी कीमत वो स्टॉक एक्सचेंज वैसे ही गिर गई, और जब वो पैसे निकाले हैं तो पैसों के से इन्होंने डॉलर्स ख़रीद लिए। तो डॉलर्स की जब उसकी डिमांड बढ़ी है तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो एक एलिमेंट क्या ये बात सच है, ये एलिमेंट भी है? बिल्कुल सच है, और ऐसा होता है। दिस इज़ वन ऑफ द टैक्टिक्स, यानी ये टेक्निक है। जैसे मैं आपको अगर इशारा करूं कि पिछली जो गवर्नमेंट थी मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, उसको बिजनेसमैन थोड़ा लाइक करते थे। यानी कि अगर दूसरी पार्टीज़ को देखें तो इनकी दौर हुकूमत के अंदर बिजनेसमैन ज़्यादा कंफर्टेबल होता था, क्योंकि वो ख़ुद भी बिजनेस माइंडेड थे। तो पॉलिटिकल लीडर्स के या पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशन बिजनेसमैन क्लब्स के साथ भी होती है। फिर उनके डोरे हिलाने से बाज़ चीज़ें भी की जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज आर्टिफिशियली कंट्रोल भी होती है। इस तरह से ट्रेडिंग जहाँ पर होती है, बाज़ औक़ात को उन लोगों ने, उनके जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने जानबूझ के पैसा निकाला। मगर ये भी तो सच है कि उस डॉलर के अलावा और कोई जगह भी तो नहीं बच रही जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे कोई बंदा। ये उनको पता था। देखिए, ये हम उतने, मैं क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तज्जिया कर सकता हूँ, मैं गहरी नज़र ज़रूर रखता हूँ इन चीज़ों पर, मगर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछेंगे, वो आपको तमाम ये टेक्निक्स बताएगा जो उनको पता होता है कौन से पॉकेट से कहाँ पर हमने अपने मनी को लैंड करना है, कहाँ से क्या चीज़ हो जाएगी कल को, वहाँ से हमने अपने कैसे पैसा कमाना है। दे नो वेरी वेल। सही, क्योंकि ये वो खुद ये एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट हो, वक्त हुकूमत को भी मुश्किलात पेश हों, उसके लिए भी चैलेंजेस हों। एक चीज़ अगर हिला दी, अगर सपोज़ एक ईंटों के ब्लॉक्स रखे हुए हैं, उसमें से एक नीचे से एक स्टोन को, ईंट को बाहर निकाल लें तो वो सूरी गिरने लग जाएंगे। तो फिर जो हुकूमत वक्त है इसको ज़रा शेयर की नज़र रखनी चाहिए ना फिर। बिल्कुल रखनी चाहिए। क्योंकि इस तरह तो कोई भी किसी भी तरह वो हुकूमत को और पूरी आपकी इकोनॉमी को हिला सकता है, वो एक मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। इसका मतलब है कि ये जो इधर उधर की जो ताकतें हैं उनकी वजह से हम ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं हुकूमत की पॉलिसियों की निस्बत। अगर मुझे इजाज़त है, मैं एक बड़ी अच्छी बात, पिछले जो हमारे मिनिस्टर थे फाइनेंस के जो मिनिस्टर थे, वो डॉलर को कंट्रोल करना चाहते थे, जिस पे आप देख लें कि कितनी पावरफुल वो सोर्सेज होती हैं कि उन्होंने उनको भी हटवा दिया और वो देखें अपना लेकर आगे आइए। उमर साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, असद उमर साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, जो हमारे मिनिस्टर वज़ीर ख़जाना थे, वो उनको हटा दिया क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते थे कि ताकि ये जो डॉलर है इसकी प्राइस ना बढ़े।
उन्होंने तो खुद ही इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा, सर "ये भाई मेरे उठा को के नहीं उनको होता।" मजबूर किया गया कि आप हटो हटो, वरना ये है कि हम ये कर देंगे, वरना ये है कि हम अपनी टीम लेके आ जाएंगे। और IMF ने अपनी टीम ले आई। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी सेहत कैसी है, ठीक है आप? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप जैसे लोगों के जिनको दुआएं होंगी वो भला इंसान कैसे तकलीफ में हो। क्या बात, नवाजिश, क्या कहेंगे अंकल? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा ये डॉलर की बात, आप डाउन, ये तो चले इनके हाथ से खेल निकल गया है। दूसरी बात ये है कि जो वजीर खजाना वजीर खजाना कह रहे या FBR के चेयरमैन कह रहे, उन्होंने जो तरीका नाफिज किया है टैक्स देने वालों को पकड़ने का, 5 लाख रुपए भी जिसने ट्रांजैक्शन किया हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे, अपना एक स्टाफ रखे और जाके हुकूमत से करे, ये कैसे मुमकिन है? इन्होंने क्या सोच समझ के पॉलिसी बनाई है? इस तरह तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा। आखिर ये सोचते नहीं है कि 5 लाख वाले को ये पकड़ रहे तो बचा कौन? फंगी जमादार चपरासी के पास, फकीर के पास भी 5 लाख रुपया होता है, क्या वो टैक्स रिटर्न भरेगा? इसका कोई जवाब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जनाब। ये देखिए, बिजनेसमैन तबके की तरफ से जो शिकायत है वो ये है। नहीं, अंकल की बात बड़ी अच्छी थी, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें हमारी जितनी भी टैक्स पेयर थे वो डॉक्यूमेंटेड नहीं थे, उनकी कोई भी यानी कि ट्रांजैक्शंस हमारी सारी ऑफ द रिकॉर्ड होती थी। 20 करोड़ के मुल्क में 20 लाख लोग नहीं रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बाहर के ज़रिए मुबादला हुंडी के ज़रिए या किसी दूसरे ज़रिए के डॉलर आता है, तो वो $1 भी अगर पाकिस्तान में आता है, कम से कम अगर वो लीगल तरीके से आएगा तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को सिर्फ उसकी लीगल तरीके से आने का भी होगा। इसी तरह से हमें चाहिए कि हम देखें हर बंदा इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। यानी एक सर ने एक लफ्ज़ कहा, भंगी कहा, माजरत के साथ, मगर ये है कि जो भी हमें बड़ी इज़्ज़त देनी चाहिए उस पुअर क्लास को भी, जो एक छोटा सा वर्कर भी है, अगर वो भी इजी पैसा लोड करता है या कोई कार्ड लोड करता है, उस पर वो विदहोल्डिंग टैक्स थोड़ा सा कटवाता है या कोई चीज़ करता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है। रिटर्न फाइल करने का फाइलर और नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है कि टैक्स तो हर बंदा दे रहा है, 1 लाख रुपए रखने वाला भी दे रहा है, 15 हज़ार सैलरी लेने वाला भी टैक्स देता है, मगर वो नॉन फाइलर होता है। नॉन फाइलर कहलाना यानी रिटर्न्स फाइल नहीं करता, अपने हिसाब खर्चे के हिसाब किताब फाइल नहीं करता। सही है सर, ये देखें तो फाइलर बनना चाहिए, ये अच्छी बात है, इसमें कोई डर और खौफ की बात नहीं है। ठीक है सर, मुझे वही सवाल जो हमने एतमाद वाला किया था हुकूमत के साथ, वही एक दफ़ा फिर से मेरे सामने सवाल आ रहा है कि अवाम भी हुकूमत पे एतमाद नहीं करते हैं कि हम ये जो टैक्स देंगे या तो वो हमारे किसी काम आएगा। वो ऐसे ही लगते हैं, ऐसे ही लगता है अवाम को कि वो खुद ही खा पी जाएंगे और करप्शन में चला जाएगा। अच्छा, ये एक आम एक परसेप्शन है, एक जनरल परसेप्शन, ये सच्चाई है सर। फहीम भाई, ये सच्ची बात आज तक ऐसा ही होता रहा है। तो मतलब जो हमें पिक्चर दिखाई जा रही है आज भी कि जनाब ये पुराने पैसे इन्होंने इतने 100 अरब खा लिए, इन्होंने इतने खरब खा लिए, तो वो सारा ऐसे ही हुआ। वो हमारा आवाम का ही इसी तरह ही पैसा लिया हुआ था, हमारे नाम पे हमारी हालतें, हमारे फटे हुए कपड़े दिखा के ही इंटरनेशनल मार्केट से अपने पैसे उठाए, उधार उठाए, जो आज हमें पूरे करने पड़ रहे हैं। आप ये देखें कि जब कभी कोई जलजिला, कोई तूफ़ान या कोई कुदरती कोई ऐसी नागहानी आफत आती है तो उसमें जो सारी आवाम इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें अलग अलग जगहों पे आपको जो चैरिटी के लिए पैसे जमा करवाने होते हैं, लोग बड़े जज्बे से करवाते हैं। एक उसमें अकाउंट आता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बलूचिस्तान और KP के सब इनके अपने अकाउंट्स भी होते हैं कि आप इनमें पैसे जमा करवाइए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट, इवन अब्दुल सत्तार ईदी साहब के अकाउंट, उनसे कम ही पैसे होते होंगे इसमें। कोई ये नहीं चाहता, कोई ट्रस्ट नहीं करता कि हम जो इधर पैसे देंगे वो वाकई उस जगह पे, राइट जगह पे लग जाए। ट्रस्ट डेफिसिट है। पब्लिक मनी के जो रखवाले हैं वो खुद ही चोर और डाकू होंगे, तो फिर ऐसे मुल्क में यही होगा, तो कौन टैक्स पे करेगा? तो फिर क्यों हम इन लोगों के लिए खड़े होते हैं और डिफेंड करते हैं कि जनाब इनके साथ ज्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? मेरा कहने का मकसद ये था कि फाइलर, देखिए टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, इनडायरेक्ट हमें मालूम ही नहीं होता हमारी जेब से पैसा निकलता है। बिल्कुल वो सही। 15 हज़ार सैलरी लेने वाला भी
150 रुपये 200 रुपये टैक्स दे ही देता है। इससे ज़्यादा ही टैक्स दे रहा होता है। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो किस तरह अपने ख़त्म की तरफ चला गया, और बस एक दुआ है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, और जो इस वक्त जो हमारे हुक्मरान हमें कह रहे हैं ये सच हो, और हमारे पैसे जो हैं वो किसी के काम आए, पाकिस्तान के काम आए, पाकिस्तान की आवाम के काम आए, और हम भी दिल खोल के अपने इस कोशिश में भी जो हुकूमत की जानिब से जो कोशिश कर रहे हैं उसमें अपना हिस्सा डाल सकें। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।